नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर को पढ़ने वाले हैं। आइए इन्हें शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इसके निबंधकार है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष, यानी किसी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार दिनकर जी का लेखक परिचय। दिनकर जी के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंतर्गत से अगर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आते हैं तो लेखक परिचय से आते हैं। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जन्मस्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और माता पिता आप देख ही रहे हो, मनरूप देवी और रवि सिंह था। आप माता पिता के नाम को अच्छे से याद रखें और दिनकर जी की मृत्यु और जन्म के तारीख को और डेट को, ईस्वी को आप याद रखें ठीक से। शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा गांव में और गांव के आसपास में हुआ और 1928 में दिनकर जी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से बीए हिस्ट्री ऑनर्स, इतिहास ऑनर्स में इन्होंने 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया। इस तरह से दिनकर जी का जन्म निधन आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं साहित्यिक अभिरुचि का। दिनकर जी की जो साहित्य के क्षेत्र में जो अभिरुचियां जगी वह सबसे पहले 1925 में देखने को मिला। दिनकर जी अपनी एक कविता 1925 में छात्र सहोदर पब्लिकेशन को लिख के दिया था और इनकी ये पहली कविता थी जो पुस्तक नहीं थी, एक कविता थी। और इनकी ये कविता को जब पब्लिश की गई तो काफ़ी सराहा गया। छात्र सहोदर पब्लिकेशन ने इनकी कविता को प्रकाशित किया और कई सारे चीज़ें हैं छात्र जीवन में, देश प्रकाश, प्रतिमा, अनेक प्रकार की रचना इन्होंने किया। कुछ महत्वपूर्ण दिनकर जी की रचनाएं हैं जो एग्जाम से बार बार आते हैं। कृतियां को देखेंगे आप लोग। प्रमुख काव्य में देखेंगे प्रणभंग 1929 में हुआ था, इनका प्रकाशन। जो दिनकर जी की पहली पुस्तक वाली कविता थी प्रणभंग, इनका प्रकाशन 1929 में हुआ था। रेणुका 1935 में हुआ था। उस तरह से आप देख सकते हो हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, ये सब इनकी कविताएं हैं। काव्य संकलन है और प्रमुख गद्य खंड भी इनके हैं। मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका। और कौन सी कविता और कौन सा गद्य खंड किस ईस्वी को लिखा गया आप देखो। इस रश्मिरथी को 1952 में लिखा गया। नीलकुसुम, उर्वशी को 1961 में लिखा गया। इस तरह से उर्वशी इनकी काव्य काफ़ी प्रसिद्ध रहा। प्रमुख काव्य खंडों में उर्वशी काफ़ी फेमस रहा। और गद्य खंडों की बात करें तो गद्य खंडों में इनकी संस्कृति के जो 4 अध्याय है जो 1956 में लिखा गया था, संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफ़ी उनका फेमस रहा। इतने सारे काव्य और गद्य को लिखने के बाद दिनकर जी को सम्मान मिला और सम्मान के रूप में आप देखेंगे तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और उर्वशी जो इनका काव्य था, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और दिनकर जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, पद्म भूषण पुरस्कार से भी दिनकर जी को सम्मानित किया गया। ये रियल में राष्ट्र कवि के रूप में फेमस थे
अर्थात राष्ट्र कवि के नाम से पूरे देश में विख्यात थे, फेमस थे। आइए अब हम लोग इस पाठ के सार सटीक को समझते हैं, इस पाठ के सारांश को समझते हैं कि आखिर अर्धनारीश्वर जो पाठ हमारा है, जो निबंध हमारा है अर्धनारीश्वर, इस निबंध में क्या है। एक एक बात को आप ध्यान से देखेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो इस पाठ को पूर्ण रूप से आप समझने में सफल हो पाएंगे। फिर भी मैं सलाह दूंगा, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप अपने बुक में अर्धनारीश्वर पाठ को 2 बार कम से कम पढ़ें ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो सके। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के परिचय को, इस पाठ के सार सटीक सारांश को। अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इसकी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की। अर्धनारीश्वर एक निबंध है, इसका जो टाइप है निबंध है, और इनकी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है नारी और पुरुष का कल्पित रूप, अर्थात शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, अर्थात आधा भाग नारी और आधा भाग पुरुष। लेकिन भारत में ये मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय प्रतीक का मतलब होता है कि भारत में ऐसा नहीं है। पुरुष के अंदर अगर नारी की गुण आ जाए तो उसे बड़े ही गलत ढंग से देखा जाता है। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। आप याद रखेंगे, मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये है भगवान शंकर और शिव का कल्पित रूप। आप देखो जरा सा, आपको पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है। रियल में अर्धनारीश्वर का मतलब होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है। ओके, अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव, कोई भेद नहीं है। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है तथा एक का गुण दूसरे का दोष मतलब बुराई नहीं हो सकता है। अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होंगे, बल्कि उसके गुणों में अभिवृद्धि होगी। बहुत सारे हमारे समाज में पुरुषों का मानना है कि अगर हमारे अंदर नारियों की गुण आ जाती है तो हमारी मान मर्यादा में ठेस पहुंचती है, जो कि गलत है। एक इंसान, एक पुरुष तभी कंप्लीट पुरुष कहलाएगा जब उसके अंदर नारीत्व का भावना, नारीत्व का गुण होगा, और एक नारी तभी कंप्लीट नारी कहलाएगी जब उसके अंदर पुरुष की गुण होगा। इसका यह मतलब नहीं कि अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए और नारी में पुरुष का गुण आ जाए तो उसकी मान मर्यादा में कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर जी का मानना है कि इससे उनके गुणों में अभिवृद्धि होगी, ना कि कमी होगी। लेकिन जरा सोचें, इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों को कृषि के विकास के बाद एक गुलामी भरी जिंदगी जीना पड़ रहा है। नारी की पराधीनता, गुलामी आरंभ हो गई। जैसे जैसे हमारे समाज में कृषि का प्रादुर्भाव हुआ, कृषि आया, धीरे धीरे नारियों की जिंदगी घर के चार दीवारी में सिमटती चली गई और कृषि के आने से ही नारियों की जीवन 2 भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया, कर्कश और कठोर नर हो गया, मतलब पुरुष हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय
उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि पुरुष जो कि युद्धों में रक्त बहाते हैं, उसे इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रहा कि किस तरह से उनकी जिंदगियां दो भागों में बट गई। आप इस लाइन को बार बार ध्यान से सुने। कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता मतलब गुलामी आरंभ हो गई। जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों कर्तव्यों से विचलित हो गए। दोनों को ऐसा लगने लगा कि हमारा तो बस ये काम है, हमारा तो बस ये काम है। नर कर्कश और कठोर हो गया। नर मतलब पुरुष कर्कश और कठोर हो गया और युद्ध में रक्त के पीछे निकला सिंदूर बह रहा है। उनका क्या होगा और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। अर्थात दिनकर जी यहाँ पर बड़े ही कटु वचन का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि पुरुष अपने आप को पुरुष प्रधान समझता है, लेकिन पुरुषों ने कभी कल्पना नहीं किया कि जिन नारियों का जीवन कृषि के आरंभ से संकुचित हो चुका है, क्या उन नारियों के जीवन में बदलाव हो सकता है। राष्ट्रकवि दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। बहुत सारे हमारे देश के विद्वानों का, संत महात्माओं का मानना है कि अगर पुरुषों के अंदर नारी के गुण आ जाए तो ठीक है। अगर पुरुषों के अंदर नारी के गुण आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नारियों के अंदर पुरुषों के गुण आ जाए तो गलत है। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद ने कहा, अगर पुरुष के जिंदगी में नारी का गुण आ जाए तो पुरुष संपूर्ण है, लेकिन अगर नारियों की जिंदगी में पुरुषों के गुण आ जाए तो नारी राक्षसनी है। मतलब कि बड़े बड़े विद्वानों ने नारी को संकुचित बताया, जो कि दिनकर जी गलत मानते हैं। दिनकर जी इनका विरोध करते हैं। दिनकर जी मानते हैं ऐसा नहीं है। संत कवि कबीर दास ने भी नारियों को विकार कहा है, एक प्रकार का रोग कहा है, जो कि गलत है। दिनकर जी इन सारे पंडितों का विरोध करते हुए कहते हैं कि दोनों नर और नारी एक दूसरे के संपूरक है। दोनों को समान अधिकार और समान जीवन दिया गया है। दोनों एक दूसरे के अंदर बसे हुए हैं। और ये अर्धनारीश्वर निबंध को लिखने के पीछे दिनकर जी ये समझाना चाहते हैं कि नारी नर के बिना अधूरा है और नर नारी के बिना अधूरा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ की चर्चा भी की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दरअसल इस पाठ को पढ़ने का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे अंदर पुरुष होने का एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, और जो नारियां हैं उसके अंदर नारी होने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम सभी पुरुष और नारी इसी समाज के अंग है, और इस समाज का निर्माण पुरुष और नारियों के मेल से हुआ है। हमें बराबर सम्मान के साथ नारियों को और नारियों को पुरुषों का
सम्मान करना चाहिए। हमें गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों का समर्थन करना चाहिए। हमें दिनकर जी के इस निबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो गई होती। सृष्टि में जो नारियों के काम या कर्म को बांटा गया है वो पुरुषों ने बांटा। पुरुषों ने नारियों को घर की चार दीवारों में बैठा दिया। पुरुषों ने अपने हिसाब से नियम और कानून बनाए। सत्ता पुरुषों के पास, कर्मकांड पुरुषों के पास, संपत्ति पुरुषों के पास, तो नारियों को उनके औचित्य का स्थान नहीं मिला। इस वजह से दिनकर जी की ये निबंध बहुत ही सराहनीय है। इस निबंध में दिनकर जी ने पूरी तरह से नर और नारी के बीच आपसी भेदभाव को दूर करके समान जिंदगी जीने का एक कला हमें सिखाया है। हमें किसी भी पुरुष जाति या नारी जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें दोनों को समाज का दो गाड़ी का पहिया मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। हम पुरुष अपने आप को पुरुष ही ना समझें और नारी अपने आप को नारी ही ना समझें। हम ये समझें कि हम दोनों इस सृष्टि के निर्माण में सहायक है। हम दोनों को इस संसार में जीने का समान अधिकार और समान हक है। दिनकर जी का ये निबंध वास्तव में हर इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में ये बातें, ये अर्धनारीश्वर शब्द जो है मिथकीय मतलब गलत साबित हो रही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नर और नारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों का जीवन धीरे धीरे संकुचित होता गया। हमें गांधी और मार्क्स के विचारों का समर्थन करते हुए इनके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। हमें किसी नारी को नारी कह करके उनके आत्मविश्वास का हनन नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। रियल में वास्तव में अर्धनारीश्वर आधा नारी और आधा पुरुष का कल्पित रूप है, अर्थात शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को वृक्ष और नारियों को लता बनाया गया है, लता माना गया है। यानी कि पुरुष अपने आप को प्रधान बता रहा है और नारियां उनका लता बन के रह गई है। इस तरह से पारिवारिक जीवन पुरुष और नारियों का आज उलझता